यहाँ के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को भी यहां बोया है। और एक प्रकार से मानव समूह की पार्टनरशिप का एक ये उत्तम उदाहरण हम खाड़ी के देशों में अनुभव कर रहे हैं, यूएई में अनुभव कर रहे हैं। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबुधाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया, मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंदिर का निर्माण और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में, हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है, होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। मानवता के उदात्त आदर्शों और विचारों को कहीं कोई खरोच ना आ जाए, इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनिवार्य रहेगी, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ये भारत के लिए सम्मान का विषय है कि आज एक विश्व स्तर की समिट में भारत को विशेष सम्मान दिया गया है। मुझे वहां संबोधन करके लिए निमंत्रण मिला है। यहां आप लोगों के लिए भारत की जानकारी पाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं 2 चीज बोलूंगा तो आप 10 चीजें बताएंगे, इतनी आपको भारत की जानकारी है। और एक प्रकार से यहां पर लघु भारत बसता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा। और इसलिए भारत किस तेजी से बदल रहा है, 125 करोड़ भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति अनुभव कर सकते हैं।
हमने वो दिन भी देखे हैं जब चलो छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, चलो यार बिस्तरा उठाओ कहीं चले जाएं। निराशा, आशंका, दुविधा, ये कालखंड से हम गुजरे हैं। एक समय था जब देश में से आम आदमी एक सवाल पूछता था, ये संभव है क्या, ये होगा क्या, क्या हमारे भी हो सकता है क्या। ऐसे ही सवालों में सामान्य मानवी उलझा था और वहां से चलते चलते 4 साल के भीतर भीतर देश यहां पहुंचा है कि आज देश ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा, या संभव है कि नहीं है, चलो यार दिमाग क्यों खपाए। उस मनस्थिति से आज मनस्थिति यहां पहुंची है, मोदी जी बताओ कब होगा। इस सवाल में शिकायत नहीं है, इस सवाल में विश्वास है, होगा तो अभी होगा। दो 2014 में वैश्विक स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 142 नंबर पे खड़े थे, यानी पीछे से गिने तो बहुत सरल हो जाएगा, आगे से गिने तो बहुत देर लग जाएगी। दुनिया में कभी किसी देश ने इतने कम समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 42 क्रम जंप लगा करके 100 पर पहुंच गया है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम वहां पर रुकने के लिए आए हैं। हम और अधिक ऊपर जाना चाहते हैं और इसके लिए जहां नीतिगत परिवर्तन करना होगा, जहां रणनीति में परिवर्तन करना होगा, जहां इंप्लीमेंटेशन के रोड मैप में परिवर्तन करना होगा, जहां संसाधनों की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना होगा, जो भी आवश्यक होगा उन कदमों को उठाते उठाते हुए भारत को जितना हो सके उतना जल्दी ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में लाना है। ग्लोबलाइजेशन वो चीज ऐसी नहीं है कि हम तो जहां हैं वहां बैठे और दुनिया से फायदा उठाते चले, जी नहीं। ग्लोबलाइजेशन वो चीज है जिसमें इस ग्लोब के सभी लोगों ने अपना अपना दायित्व निभाते हुए, हर किसी के साथ जुड़ते हुए, हर किसी से सीखते हुए, हर किसी को साथ लेते हुए उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है जो दुनिया के आखिरी छोर पर बैठा हुआ देश हो या व्यक्ति हो, उनके कल्याण के लिए भी काम आए। और तभी जाकर के तो सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम ये हम जी करके दिखा सकते हैं। भारत अपने एक वैश्विक दायित्व को निभाने के लिए नियति ने उसके लिए कुछ जिम्मेवारियां दी है। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी एशिया की सदी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे आए टपक जाएगी और हम बिल्कुल हाथ ऐसे करके रहेंगे आ जाएगी।
वो 21वीं सदी एशिया की सदी बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तत्कालीन लाभ हो या न हो, लेकिन लंबे अरसे की भलाई के लिए हमने कदम उठाने होंगे। महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय इसकी चर्चा किया करते थे। क्या वो काम करना कि जो प्रेय हो, या वो काम करना जो श्रेय हो? हमारी कोशिश ये है कि श्रेयस्कर कामों की ओर कदम उठाते चलें। तत्कालीन शायद प्रिय लगे या न लगे, लेकिन वो ऐसे श्रेयस्कर होंगे कि समय रहते वो प्रिय लगने वाले। कुछ सामर्थ्यवान लोग होते हैं, उनको कोई भी कदम तुरंत प्रिय लगता है। कुछ लोगों को कठिनाई होती है कि थोड़ा देर लगती है। अगर नोटबंदी करता हूं तो देश का गरीब तबका उसको तुरंत समझ आता है सही दिशा का मजबूत कदम है। लेकिन जिसकी रात की नींद चली गई हो, वो 2 साल के बाद भी अभी भी रो रहा है। 7 साल से जीएसटी कानून होगा नहीं होगा चल रहा था, हो गया। अब ये सही है कि हम भी एक मकान में रहते हैं सालों से और दूसरे मकान में जाएं। रात को बड़ी खुशी है, आनंद है, बढ़िया मकान नया बनाया है। लेकिन जब सुबह नींद से उठते हैं तो आदतन मजबूरन बाईं ओर बाथरूम समझ करके वहीं चले जाओ तो दीवार से टकरा जाते हैं। बाद में पता चलता है तो नया घर है, यहां तो बाथरूम राइट साइड पे है। ये सबका अनुभव है कि नहीं है? अगर एक इंसान की जिंदगी में भी बदलाव से इतनी कठिनाई होती है तो 70 साल पुरानी व्यवस्था हो, एक 125 करोड़ का देश हो, आदतें जहन में हो, 2-2, 3-3 पीढ़ी उसी आदतों में जी हो, उसमें से जब बदलाव लाना है तो कठिनाइयां होती है। लेकिन ये श्रेयस्कर है। महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता है। और आज इतने कम समय में जीएसटी की कई कठिनाइयों को दूर करते करते आज एक व्यवस्था के तहत स्वीकृति पाकर के आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। कल मैं अबू धाबी में था, कई सारे एग्रीमेंट किए, लोअर जकाम कंसेशन एग्रीमेंट, मिडिल ईस्ट अपस्ट्रीम के अंदर भारतीय कंपनी का पहली बार निवेश होना, ये पार्टनरशिप का एक उज्जवल पहलू शुरू हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, भाई आज अगले कार्यक्रम के लिए मुझे पहुंचना है, इसलिए लंबा समय आपका ले नहीं रहा हूं। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, उधर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंचती है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये मेरी टूर बड़ी जेट गति वाली टूर है। मैं करीब 70-80 घंटे कि मैं 5 देशों की यात्रा कर करके वापस लौटने वाला हूं। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, अबू धाबी, अभी दुबई
और यहाँ कार्यक्रम करने के बाद मुझे ओमान जाना है। वहाँ भी आज बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जन समुदाय को आज शाम को मुझे उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उनको भी कुछ न कुछ बातें बतानी है। लेकिन मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आप देख रहे हैं, जो सपने आपके स्वजन भारत की धरती पर देख रहे हैं, हम सब मिलकर के समय सीमा से पहले उन सपनों को पूरा करके रहेंगे। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। So this was Prime Minister Narendra Modi speaking to the Indian diaspora in Dubai's Opera House. I am sure we can all agree that this morning's program echoes the warm and inspiring sentiments in the Prime Minister's wonderful speech. We just heard Prime Minister Narendra Modi speak to the Indian diaspora in Dubai. He was speaking in the Dubai Opera House. And the people of both nations living in this wonderful country. As the Prime Minister departs our arena, I would like to kindly request that all guests continue to remain seated until we are given clearance by the Prime Minister Modi, while speaking to the Indian diaspora in Dubai, talked of the various measures taken by his government. During its term, he talked about demonetization and how people who had been impacted adversely because of it were still choosing to criticize the move to demonetize currency notes. He also talked about the goods and services tax, and also talked about how it would take some time for the users to adapt to the new law. Joining me on the broadcast is former Ambassador Arun Singh. Good afternoon, sir. What do you make of Prime Minister Modi's speech in Dubai? Hello. Mr. Singh, can you hear me? Yes, I can hear you. Go ahead. Yeah, so I was saying, what do you make of this speech by Prime Minister Modi to the Indian diaspora in Dubai, sir? So, one, of course, it was a very, very important occasion because, as was mentioned by several of the reporters, the size of the Indian diaspora in UAE is 3.3 million. That makes it similar to the size of the Indian diaspora in Saudi Arabia, size of the Indian origin diaspora in the United States. So it is one of the largest Indian origin populations that you have today anywhere in the world. And it is almost one-third the size of the Indian origin diaspora in the entire Gulf. So it's a very important representation of India. So it was important for the Prime Minister to be speaking to them. Of course, the Prime Minister had addressed the Indian origin diaspora in UAE in 2015 when he had visited, which was a huge crowd. I understand almost 60,000 people. So this was a repeat event, a smaller audience, but marking his visit. For the diaspora in any country, they're always reassured when they find that relations between the country which is now hosting them and their country of origin is improving. And therefore, finding that an Indian Prime Minister visited in 2015 after a gap of more than 30 years
and then coming back within a couple of years. And in between, the Crown Prince of UAE visited India twice. So they would find that very reassuring, that the relations between the two countries that they are linked to is improving in a very, very positive way. So I think that was one of the aspects that the Prime Minister emphasized. The enhanced exchanges, the new areas of cooperation coming up. Right. He referred to the 10% stake that an Indian consortium has now taken in an upstream energy project in UAE. And this is the first time that there has been an upstream investment in an energy project by any Indian consortium in the Gulf. So that's a very significant step. It reflects the growing confidence in the relationship between the two countries, the growing confidence that UAE has in its relationship with India and how it wants to take it forward. The Prime Minister also referred to the recognition of India's growing international role and stature. He said that he was going to be speaking soon at the World Government Summit, where India has been invited as the guest of honor. Right. He took the occasion to also refer to several of the achievements of his government since coming to power in 2014. And that again is interesting because, when he's speaking in an international context to an Indian origin diaspora, there are several audiences that would be in mind. One, of course, is the domestic audience, because when he's speaking there, the speech would be widely covered and played very widely within India. So there is a message also to the audience in India about the manner in which he's being received internationally, the manner in which the diaspora are relating to him, and the achievements that the government has had over the past several years. But also to convey to the diaspora members about what's happening in India. Because although today connectivity is good and it is very easy to get information, to be aware of what's going on, but also to hear directly from the Prime Minister himself about what he feels have been the achievements of the government, because one, they take pride in what has been achieved, but also many of them, wherever they are based, would like to look at opportunities in India at the same time, business opportunities and other opportunities. Therefore, to understand the trends, what's happening, would give them some ideas about how to also be a part of the effort being made in India, wherever they may be based. And I thought it was interesting that when the Prime Minister spoke about the current trends in international engagements, he emphasized that as all this happens, it is important to ensure that the poorest countries in the world also benefit from this, and that they are lifted as part of any globalization processes. And the final point I noted was that he said that we also have an international responsibility. That Absolutely. If we are talking about the 21st century as being the century of Asia, we can't just sit back and hope that it happens. We have to work to ensure that it is realized in a proper way, and of course from India's point of view, realized in a way that meets India's interest. So I would say that if you compare it to most of the speeches the Prime Minister has delivered before a large diaspora audience, it was certainly much shorter because of the constraint of time. Indeed. But covered most of the points in terms of relations with the host country, achievements in India, and the international context. Thank you so much, Mr. Arun Singh, for joining us with your perspective. That was Arun Singh, former ambassador to Israel.